अगर अनुसूचित जाति यानी शेड्यूल्ड कास्ट का कोई शख्स ईसाई धर्म अपना ले, पादरी के रूप में काम भी करने लग जाए, तो वो अनुसूचित जाति में भी रहेगा या नहीं? सुप्रीम कोर्ट ने आज अपने एक फैसले में ये स्पष्ट कर दिया है। इस पूरे कानूनी मामले की बारीकियों की पड़ताल आज करेंगे, जानेंगे कि क्या इससे सामाजिक तौर पर कौन से बदलाव आ जाएंगे, क्या इस फैसले ने कोई बड़ी और कोई नई लकीर खींची है। साथ ही पश्चिम एशिया के हालात की बात भी करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी की वो 5 बड़ी बातें जो सबसे बड़े इम्तिहान की कुंजी बनना चाहती हैं। प्रधानमंत्री की आज राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से बातचीत भी हुई, उसमें क्या निकला। साथ ही जानेंगे कि आतंकियों का घर और अशांति का एक्सपोर्टर पाकिस्तान अपने इमेज मेकओवर की कैसी कोशिशें कर रहा है और क्या इससे हमें कोई फर्क पड़ना चाहिए या नहीं। नमस्कार, मेरा नाम कुलदीप है और आप देख रहे हैं दी ललन टॉप शो। Brought to you by Candid, Rajnigandha and Goldi Masale. कैंडिड डस्टिंग पाउडर, 4 स्किन प्रॉब्लम्स का एक एक्सपर्ट सॉल्यूशन। कैंडिड डस्टिंग पाउडर, हटा खुजली, लगा कैंडिड। तो सुप्रीम कोर्ट से आई खबर से शुरू करते हैं। कोई व्यक्ति अगर ईसाई धर्म अपना लेता है, उसका पालन करता है, तो उसे अनुसूचित जाति समुदाय का सदस्य नहीं माना जा सकता। ये कहना है सुप्रीम कोर्ट का। देश की सर्वोच्च अदालत ने यह फैसला दिया है कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जो हिंदू धर्म, सिख धर्म या बौद्ध धर्म के अलावा किसी और धर्म को मानता है, उसे अनुसूचित जाति का सदस्य, शेड्यूल्ड कास्ट का सदस्य नहीं माना जाएगा। अदालत ने कहा कि किसी दूसरे धर्म में धर्मांतरण करने पर अनुसूचित जाति का दर्जा तुरंत से और पूरी तरह से समाप्त हो जाता है। इस फैसले के सभी पहलुओं की चर्चा हम करेंगे, लेकिन पहले आप एक कहानी सुन लीजिए। केस का एक बैकग्राउंड पता चल जाएगा। 2 लोग हैं, एक जिसने आरोप लगाए यानी कि शिकायतकर्ता, दूसरा जिस पर आरोप लगे यानी कि आरोपी। आंध्र प्रदेश के पिट्टल वनीपालेम गांव में एक पादरी हैं, चिंथता आनंद पॉल। वो हर संडे गांव में प्रार्थना कराते थे। एक दिन उन्होंने केस दर्ज कराया कि आरोपी अक्काला रामी रेड्डी ने उन पर कई बार हमला किया, उन्हें और उनके परिवार को धमकी दी, उन्हें जाति सूचक अपशब्द कहे, गालियां दी। यही इस केस का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है, जाति सूचक बातें। इन आरोपों के आधार पर पादरी ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज करवाया। जो केस दर्ज हुआ उसमें रेड्डी पर SC/ST एक्ट की धाराएं और भारतीय दंड संहिता IPC की अलग अलग धाराओं में केस दर्ज किया गया। पुलिस ने इस मामले की जांच की, जांच पूरी हुई और चार्जशीट भी दाखिल कर दी गई। लेकिन इस बीच आरोपी रेड्डी ने कहा कि उसे बेवजह फंसाया गया है, इसलिए वो हाईकोर्ट पहुंच गया और अपने खिलाफ दर्ज केस को खत्म करने की मांग की। आरोपी का कहना था कि SC/ST एक्ट के तहत FIR दर्ज करना ही गलत है, कानून के खिलाफ है। उसने तर्क दिया कि शिकायतकर्ता आनंद ईसाई धर्म अपना चुका है और पादरी के रूप में काम कर रहा है, इसलिए वो अनुसूचित जाति का सदस्य नहीं माना जा सकता। उन्होंने ये भी कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल्ड कास्ट ऑर्डर 1950 में साफ लिखा है कि जो व्यक्ति हिंदू धर्म के अलावा किसी और धर्म को मानता है, उसे अनुसूचित जाति का सदस्य नहीं माना जाएगा। और इसी बात को सुप्रीम कोर्ट ने भी आज आधार माना और एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया। दूसरी ओर पादरी का कहना था कि उनके पास तो जाति का प्रमाण पत्र है, जिसे तहसीलदार ने जारी किया था, अथॉरिटी ने उनको दिया था और तहसीलदार खुद भी इस केस में गवाह हैं। अब सवाल ये उठा कि अगर उसके पास जाति प्रमाण पत्र है तो क्या वो SC/ST एक्ट का फ़ायदा ले सकता है। 30 अप्रैल 2025 को आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने ये फैसला सुनाया कि जाति व्यवस्था ईसाई धर्म का हिस्सा नहीं है और इसलिए इस धर्म के लोग SC/ST एक्ट के प्रावधानों का लाभ नहीं उठा सकते। हाई कोर्ट के जस्टिस हरिनाथ N ने शिकायतकर्ता के आरोपों को रद्द कर दिया। इसके विरोध में पादरी ने एक विशेष अनुमति याचिका दायर की। 30 अप्रैल 2025 को आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने यह फैसला दिया कि जाति व्यवस्था ईसाई धर्म का हिस्सा नहीं है और इसलिए इस धर्म के लोग SC/ST एक्ट के प्रावधानों का लाभ नहीं उठा सकते। हाईकोर्ट के जस्टिस हरिनाथ N ने पादरी के आरोपों को रद्द कर दिया। उन्होंने ईसाई धर्म अपना लिया था और SC/ST अधिनियम का सहारा लिया था। हाईकोर्ट के फैसले के विरोध में पादरी ने स्पेशल लीव पिटीशन दायर की थी। ये था बैकग्राउंड। अब कट टू 24 मार्च 2026। किसी ने सोचा नहीं था कि मारपीट और कहासुनी का एक केस सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच जाएगा। सुप्रीम कोर्ट जब फैसला सुनाएगा तो फैसले का असर ऐसा होगा कि
आरक्षण की व्यवस्था पर इसके प्रभाव पड़ने के इंटरप्रिटेशंस होने लगेंगे। सुप्रीम कोर्ट में आज इस केस का फैसला सुनाते हुए जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और जस्टिस मनमोहन की बेंच ने जो कहा उसे हम हिंदी में शब्दशः पढ़ देते हैं। बेंच ने कहा, क्लॉज 3 के तहत जिस किसी भी व्यक्ति को अनुसूचित जाति का सदस्य नहीं माना जाता है वह संविधान या संसद अथवा राज्य विधानमंडल द्वारा बनाए गए किसी भी कानून के अंतर्गत किसी भी प्रकार के वैधानिक लाभ, संरक्षण, आरक्षण या अधिकार का दावा नहीं कर सकता। यह रोक पूर्णतः लागू है और इसमें किसी भी प्रकार की छूट नहीं है। कोई भी व्यक्ति एक ही समय पर क्लॉज 3 में बताए गए धर्म के अलावा किसी अन्य धर्म को मानने और उसका पालन करने के साथ साथ अनुसूचित जाति की सदस्यता का दावा नहीं कर सकता। ये क्लॉज 3 क्या है? ये द कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल्ड कास्ट ऑर्डर जो है 1950 जिसका जिक्र हम पहले कर रहे थे उसका क्लॉज 3 है, जिसमें लिखा है कि नो पर्सन हु प्रोफेसेस अ रिलीजन डिफरेंट फ्रॉम द हिंदू, द सिख और द बुद्धिस्ट रिलीजन शैल बी डीम्ड टू बी अ मेंबर ऑफ अ शेड्यूल्ड कास्ट। माने कोई भी व्यक्ति जो हिंदू, सिख या बौद्ध धर्म से अलग किसी दूसरे धर्म को मानता है उसे अनुसूचित जाति का सदस्य नहीं माना जाएगा। यही सुप्रीम कोर्ट के आज के फैसले का आधार है। कोर्ट ने आगे क्या कहा? याचिकाकर्ता ने यह दावा नहीं किया है कि उसने ईसाई धर्म से वापस अपने मूल धर्म में धर्मांतरण कर लिया है या उसे मदिगा समुदाय में फिर से स्वीकार कर लिया गया है। इसके उलट सबूतों से यह साबित होता है कि वो ईसाई धर्म का पालन करता रहा है, 1 दशक से भी ज़्यादा समय से पादरी के तौर पर काम कर रहा है और गांव के घरों में हर संडे को नियमित रूप से प्रार्थना सभाएं आयोजित करता है। ये भी स्वीकार किया गया है कि कथित घटना के समय वो घर पर प्रार्थना सभा आयोजित कर रहा था। ये सभी तथ्य मिलकर इस बात में कोई शक की गुंजाइश नहीं छोड़ते कि घटना की तारीख को भी वह एक ईसाई ही बना रहा। इसी से जोड़ते हुए कोर्ट ने जाति प्रमाण पत्र पर भी टिप्पणी की। कोर्ट ने कहा कि सिर्फ इसलिए कि किसी व्यक्ति का जाति प्रमाण पत्र अभी तक रद्द नहीं हुआ है इसका मतलब ये नहीं कि वो धर्म परिवर्तन के बाद भी SC/ST एक्ट की सुरक्षा ले सकता है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का असर कितना होगा और कैसे इसे देखा जाना चाहिए, हमने एक्सपर्ट से पूछा। देखिए, ये फैसला जो है ये काफ़ी अहम फैसला एक तरफ से इसलिए भी है क्योंकि कोर्ट ने अब ये कह दिया है कि SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट, जो कि किसी दलित या पिछड़े वर्ग के इंसान के खिलाफ कोई अगर गाली गलौज होती है या मार पिटाई होती है, कोई डिस्क्रिमिनेशन होती है, उसकी जो प्रोटेक्शन है वो भी कन्वर्टेड दलितों को नहीं मिलेगी। सीधे तौर पर ये असर इस जजमेंट का होगा कि आप पहले, ये तो बात पहले से ही क्लियर थी कि रिजर्वेशन या कोई इकोनॉमिक बेनिफिट जो है, जो भी सरकारी स्कीम्स वगैरह हैं उसमें शेड्यूल कास्ट का बेनिफिट नहीं ले सकते अगर आपने कन्वर्ट कर लिया हो। एक बात ये भी थी कि कुछ जो नॉन स्टैट्यूटरी वेलफेयर स्कीम्स हैं, यानी कि जो कानून पारित कानून नहीं लेकिन सरकार की अलग से वेलफेयर स्कीम्स हैं, उसमें कन्वर्टेड लोगों को तब तक अभी तक भी राइट्स मिल रहे थे। लेकिन कोर्ट ने यही लाइन ड्रॉ कर दी है कि जो सरकार स्पेसिफिकली पिछड़े वर्गों की बेनिफिट के लिए ला रही है स्कीम्स, उसमें तो आप फिर भी बेनिफिट पा सकते हैं, लेकिन जो कानून है लीगली, यानी कि किसी स्टैट्यूट के अंतर्गत, किसी कानून के अंतर्गत अगर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स के लिए कोई बेनिफिट्स हैं या कोई प्रोटेक्शन है, या जो कि ये SC/ST एट्रोसिटीज एक्ट में है कि अगर आपके खिलाफ किसी ने कास्ट के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन किया या कास्ट के बेसिस पे गाली गलौज, मार पिटाई, बदतमीजी की, तो आप FIR कर सकते हैं। लेकिन अब ये कोर्ट ने साफ कर दिया है कि कन्वर्टेड क्रिश्चियन या कन्वर्टेड मुस्लिम को वो प्रोटेक्शन भी नहीं मिलेगी। तो असली सवाल ये अब इम्प्लीमेंटेशन में आएगा, क्योंकि भारत देश जो है काफ़ी विविधताओं का देश है, बहुत सारे अलग अलग सोसाइटी है, अलग अलग गांव में किस तरह से किसी की डिस्क्रिमिनेशन हो रही है, नहीं हो रही है, जो कन्वर्टेड इंसान है उससे किस तरह की ट्रीटमेंट हो रही है, किस तरह से सोशली बर्ताव किया जा रहा है, उस पर अब कन्वर्टेड इंसान SC/ST एक्ट में कंप्लेंट नहीं कर पाएंगे। तो ये सोसाइटी में किस तरह से उन्हें देखा जाता है उस पर एक काफी असर पड़ रहा है। लेकिन ये सारी बातें अनुसूचित जाति के लिए थी, ध्यान रखिएगा। सुप्रीम कोर्ट में जो भी जिक्र आज हुआ
एसटी यानी अनुसूचित जनजाति के मामले में धर्म बदलने का नियम अनुसूचित जाति से अलग है। पहले ये समझना जरूरी है कि शेड्यूल्ड ट्राइब की पहचान धर्म से नहीं बल्कि जनजातीय पहचान से जुड़ी होती है। संविधान के अनुच्छेद 342 में अनुसूचित जनजाति को परिभाषित किया गया है और इसमें कहीं भी ये नहीं लिखा है कि शेड्यूल्ड ट्राइब कैटेगरी में शामिल होने के लिए किसी खास धर्म को मानना जरूरी है। इसी वजह से अगर कोई व्यक्ति अनुसूचित जनजाति समुदाय से है, एसटी कैटेगरी से है, तो वो अपना धर्म बदल भी लेता है अगर, तो आमतौर पर उसका एसटी का दर्जा खत्म नहीं होता। यानी अगर कोई आदिवासी व्यक्ति हिंदू से ईसाई या मुसलमान बन जाता है तब भी वो अपनी जनजाति से जुड़ा हुआ माना जा सकता है और उसे आरक्षण का लाभ भी मिलता रहता है, क्योंकि उसकी पहचान उसकी जाति यानी उसकी ट्राइब से है, धर्म से नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने भी कई मामलों में ये माना है कि अनुसूचित जनजाति की पहचान सामाजिक और सांस्कृतिक है, सोशल और कल्चरल है, ना कि धार्मिक। इसलिए जब तक व्यक्ति अपनी जनजातीय जड़ों से जुड़ा रहता है तब तक उसका एसटी का दर्जा बना रह सकता है, चाहे उसका धर्म कोई भी हो। अब सवाल है कि क्या आज के सुप्रीम कोर्ट के फैसले का असर इस पुरानी व्यवस्था पर भी पड़ सकता है क्या? शेड्यूल्ड ट्राइब में कोई है या नहीं है, कोई अपना किसी ने धर्म परिवर्तन किया है तो क्या ट्राइब को भी छोड़ दिया है, वो बात जो है वो फैक्ट विटनेस सबूत और गवाह और बिहेवियर के हिसाब से देखी जाती है। क्या अगर किसी शेड्यूल्ड ट्राइब के व्यक्ति ने अपने आप को कन्वर्ट किसी दूसरे धर्म में कन्वर्ट किया भी है तो क्या उन्होंने ट्राइब को छोड़ा है, क्या उन्होंने उस जगह को छोड़ा है, उस परिवार को छोड़ा है, क्या उन्होंने ट्राइबल कस्टम्स को उस प्रवृत्तियों को बिहेवियर को छोड़ा है, वो देखना होगा। अगर उन्होंने पूरी तरीके से छोड़ दिया है तो हाँ, उनका भी ट्राइबल स्टेटस खत्म हो जाएगा, लेकिन वो फैक्ट के ऊपर डिपेंड करता है। कास्ट की बात जब आती है तो अगर आपने धर्म परिवर्तन कर लिया है, अगर आप किसी दूसरे धर्म को मानना शुरू कर दिया है आपने, यानी कि आप हिंदू, सिख या बुद्धिस्ट के अलावा कोई और धर्म आपने मानना शुरू कर दिया है, तो वो शेड्यूल्ड कास्ट की प्रोटेक्शन एकदम हट जाती है। ट्राइब के लिए आपको प्रूव करना पड़ेगा कि इस इंसान ने ट्राइब को छोड़ दिया है। सेंटर फॉर पॉलिसी स्टडीज की वेबसाइट के मुताबिक भारत में अनुसूचित जनजातियों का एक बहुत बड़ा हिस्सा आज भी अपने पारंपरिक धर्म का पालन करता है। 2011 के जनगणना के आंकड़ों के मुताबिक, चूंकि यही अभी उपलब्ध हैं हमारे पास, जाहिर है ये बदल गए होंगे, पर 8 करोड़ 40 लाख अनुसूचित जनजाति के लोग भारत में 2011 में थे। इसमें से लगभग 7 करोड़ 50 लाख लोग या तो हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म या सरना धर्म, सारी धर्म और डोनी पोलो जैसे कई संप्रदायों में किसी एक के अनुयायी थे उस समय 2011 में। मुस्लिम अनुसूचित जनजाति मुख्य रूप से जम्मू कश्मीर में है और थोड़े बहुत महाराष्ट्र और लक्षद्वीप में भी। अनुसूचित जनजाति में ईसाई धर्म का पालन करने वाले लगभग 80 लाख लोग 2011 में थे। इनमें 55 लाख पूर्वोत्तर के हैं, करीब 3 लाख असम और त्रिपुरा में हैं और 52 लाख लोग बाकी के 5 पूर्वोत्तर राज्यों से हैं। लगभग 7 करोड़ 40 लाख अनुसूचित जनजाति के लोग पूर्वोत्तर के बाहर रहते हैं। इनमें केवल 25 लाख लोग ईसाई हैं। इनमें से 20 लाख के करीब जो एसटी समुदाय हैं वो झारखंड, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में रहते हैं। ध्यान रखिएगा कि ये 2011 के आंकड़े हैं, अब स्थिति जाहिर है इससे बदली होगी थोड़ी। धर्म परिवर्तन की बात करें तो हमारे देश में हमेशा से ये बड़ा मुद्दा रहा है। छत्तीसगढ़, ओडिशा, झारखंड, राजस्थान जैसे तमाम राज्य हैं जहां अच्छी खासी संख्या में लोगों ने धर्म परिवर्तन किया है। इनमें अनुसूचित जनजाति की संख्या ज़्यादा है। हालांकि कुछ अनुसूचित जाति यानी एससी कम्युनिटी के लोगों ने भी धर्म बदले हैं। ऐसे में हमने जानने की कोशिश की सुप्रीम कोर्ट के आज के फैसले का असर छत्तीसगढ़, राजस्थान जैसे राज्यों पर किस तरह पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट के आज के एक फैसले को लेकर ये सनसनी फैली हुई है कि क्या एसटी एससी लोगों के कानूनी दर्जे को कुछ फेरबदल किया गया है। तो ये साफ समझ लेना चाहिए कि एक दलित व्यक्ति, शेड्यूल्ड कास्ट के व्यक्ति के ईसाई बन जाने के बाद भी उसके साथ हुए किसी जुल्म के आरोप को सुप्रीम कोर्ट ने कोई दलित संरक्षण देने से मना कर दिया। कहा कि नहीं, जिस दिन एक व्यक्ति हिंदू, बौद्ध या सिख इन 3 धर्मों को छोड़कर किसी भी और धर्म में चले जाए तो उसका आरक्षित दर्जा खत्म हो जाता है। दलित का याद रखिएगा कि ये व्यवस्था आदिवासी के लिए नहीं है। आदिवासी किसी भी धर्म में जाए उसका आरक्षित दर्जा, उसका आदिवासी होना जारी रहता है, क्योंकि वो परंपराओं के आधार पर आदिवासी है। और दलित जो हैं, इनको जो विशेष संरक्षण दिया गया था
ये छुआछूत, पिछड़ेपन और भेदभाव की सामाजिक जाति व्यवस्था के कारण दिया गया था, जो व्यक्ति के ईसाई बन जाने पर लागू नहीं रह जाता। ईसाइयों के बीच ऐसा छुआछूत या भेदभाव नहीं है। अब इस बात को समझ लेने की ज़रूरत है कि छत्तीसगढ़ में जो ईसाई आदिवासियों से बने हुए हैं, उनके बारे में एक मांग डीलिस्टिंग का आंदोलन यहाँ चले आ रहा है दशकों से, जिसमें ये मांग की जा रही है कि इन आदिवासियों का आरक्षण का दर्जा खत्म किया जाए, चूँकि ये अब ईसाई बन गए हैं। तो इस बारे में संविधान बिल्कुल साफ है कि आदिवासी कोई भी धर्म अपना ले, वो आदिवासी ही रहेंगे, उनका दर्जा, आरक्षण, संरक्षण सब जारी रहेगा। राजस्थान में हम धर्मांतरण की अगर बात करें तो पिछले दिनों मैंने आदिवासी इलाके और भरतपुर मेवात इलाके से ग्राउंड रिपोर्ट की थी। उसमें कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए थे। एक बड़ा तथ्य जो था वो तो ये था कि आदिवासी इलाके जहां पिछले एक दशक पहले तक कुछ गिने चुने ही चर्च होते थे और वो भी शहरों या कस्बों में थे, आज गांव-गांव में चर्च की शाखाएं खुल गई हैं। तो हम ये देख सकते हैं कि वहाँ बड़े पैमाने पर आदिवासियों का ईसाईकरण हुआ है। और इसकी दूसरा अगर हम पहलू देखें तो उस इलाके में गांव-गांव में बड़ी तादाद में मंदिर भी बने हैं। तो आदिवासी एक तरफ जहां चर्च बनाने की होड़ मची हुई है, वहीं दूसरी तरफ उनमें मंदिर बनाने की भी होड़ मची हुई है। इसी तरह अगर मेवात इलाके की बात करें तो वहां एससी समुदाय के लोगों का बड़े पैमाने पर पिछले कुछ सालों में ईसाईकरण या दूसरे धर्म को उन्होंने अपनाया है। अगर हम आंकड़ों की अगर बात करें तो पिछले कुछ सालों में राजस्थान में करीब 4 लाख लोगों ने धर्मांतरण किया है। ये एक आंकड़ा उस ग्राउंड रिपोर्ट में सामने आया था। हालांकि कुछ ऐसे मामले भी सामने आए हैं कि कई लोग जनगणना में खुद को ईसाई बताते हैं, वे साथ में खुद को अनुसूचित जाति का सदस्य नहीं बता पाते। इसे उल्टा भी कह सकते हैं। 21 सितंबर 2021 को छपी प्यू रिसर्च सेंटर की एक रिपोर्ट कहती है कि बताया जाता है कि अनुसूचित जाति के लोगों को आरक्षण का लाभ मिलता है। इसी वजह से इस कैटेगरी से जुड़े कुछ लोग जनगणना जैसे सरकारी फॉर्म भरते समय खुद को हिंदू बताते हैं। रिपोर्ट में 2015 के नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के हवाले से लिखा गया है कि 21% ईसाइयों ने कहा कि वो अनुसूचित जाति से ताल्लुक़ रखते हैं। ऐसे में कम से कम इस आबादी पर तो सुप्रीम कोर्ट के आज के फैसले का सीधा असर पड़ता हुआ दिखता है। अब बढ़ते हैं दिन की दूसरी बड़ी खबर की ओर। पश्चिम एशिया के हालात पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर से देश को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने क्या क्या कहा, इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। पहले आपको एक अपडेट और बता देते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया कि उनकी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से बातचीत हुई है। उन्होंने एक्स पर लिखा कि राष्ट्रपति ट्रंप का फोन आया और पश्चिम एशिया की स्थिति पर बातचीत हुई। भारत तनाव कम करने और जल्द से जल्द शांति बहाल करने का समर्थन करता है। ये सुनिश्चित करना जरूरी है कि हॉर्मुज स्ट्रेट का रास्ता खुला रहे, सुरक्षित और सुलभ बना रहे। ये पूरी दुनिया के लिए जरूरी है। हम शांति और स्थिरता की दिशा में किए जा रहे प्रयासों के संबंध में एक दूसरे के संपर्क में रहने पर सहमत हैं। अब संसद की ओर लौटते हैं। 24 मार्च को राज्यसभा में दिए करीब 21 मिनट के भाषण में प्रधानमंत्री मोदी ने गहरी चिंता जताई। कहा कि अगर जंग जारी रही तो परिणाम गंभीर होंगे। ये भी कहा कि आने वाला समय सबसे बड़ा इम्तिहान लेने वाला है। सबको टीम इंडिया की तरह काम करना पड़ेगा। अपने भाषण में प्रधानमंत्री ने कुल 5 बड़ी बातें कहीं। एक कि हॉर्मुज स्ट्रेट पर संकट है। तेल, गैस और फर्टिलाइज़र जैसे ज़रूरी सामानों की सप्लाई प्रभावित हो रही है। दुनिया भर के बहुत सारे जहाज़ यहाँ फंसे हुए हैं, जिनमें एक बड़ी संख्या भारतीय क्रू की भी है। कमर्शियल जहाज़ों पर हमला और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में किसी भी तरह की रुकावट अस्वीकार्य है। कोरोना के दौरान जैसे अलग अलग सेक्टर से निपटने के लिए अफसरों के एम्पावर्ड ग्रुप बने थे, वैसे ही कल 7 एम्पावर्ड ग्रुप बनाए गए हैं। ये ग्रुप्स सप्लाई चेन, पेट्रोल, डीजल, फर्टिलाइज़र, गैस, महंगाई जैसे मुद्दों पर ठोस रणनीति के साथ काम करेंगे। सरकार ने खाद की पर्याप्त सप्लाई के लिए तैयारियां की हैं। किसानों को फिर से आश्वस्त करूंगा, ये प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार हर समस्या के लिए समाधान के लिए उनके साथ खड़ी है। राज्य सरकारों से सहयोग की अपील की है। संकट के समय कालाबाजारी और जमाखोरी करने वाले एक्टिव हो जाते हैं। राज्य सरकारें शिकायतें मिलते ही इन पर कार्रवाई करें। पश्चिम एशिया में फंसे भारतीयों की सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है। अब तक करीब 4.25 लाख भारतीय सुरक्षित घर लौटे हैं। सभी देशों ने वहां मौजूद भारतीयों की सुरक्षा का भरोसा दिया है।
तो प्रधानमंत्री का भाषण खत्म होते ही प्रतिक्रियाओं का दौर शुरू हुआ। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने एक बार फिर से प्रधानमंत्री की आलोचना की। कहा कि प्रधानमंत्री कोविड का रेफरेंस दे रहे हैं, शायद वो भूल गए हैं कि उस महामारी के दौरान क्या हुआ था। मोदी जी ने कह दिया कि कोविड जैसा समय आने वाला है। कोविड में जो किया था वो तो भूल गए हैं, कितने लोग मरे थे, क्या ट्रेजेडीज हुई थी। राहुल गांधी ने मोदी सरकार की विदेश नीति पर भी सवाल उठाए। आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री मोदी कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, उनके ऊपर ट्रंप का कंट्रोल है। भारत की विदेश नीति प्रधानमंत्री मोदी की व्यक्तिगत विदेश नीति है, जिसकी जगहसाई हो रही है। हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है, दिस इज प्राइम मिनिस्टर मोदीज पर्सनल फॉरेन पॉलिसी। यू कैन सी द रिजल्ट ऑफ दिस। इट्स अ यूनिवर्सल जोक। एवरीबडी कंसिडर्स इट अ यूनिवर्सल जोक। डोनाल्ड ट्रंप नोज एग्जैक्टली what Mr. Modi can do and what Mr. Modi cannot do. So, if the Prime Minister is compromised, our foreign policy is compromised. It's obvious. तो सबको दिख रहा है। US डील कर दी, कल मतलब irrelevant भाषण कर दिया। मतलब इंडिया का प्राइम मिनिस्टर है, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं, दिखना चाहिए कि हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं। पोजीशन क्या है? कोई पोजीशन ही नहीं है। इस दौरान जिक्र पाकिस्तान का भी आया। राहुल गांधी के सामने उन रिपोर्ट्स का हवाला दिया गया जिनमें पाकिस्तान को अहम जिम्मेदारी मिलने की बात कही जा रही है। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच कई मध्यस्थों में से एक मध्यस्थ की भूमिका निभाने की। दरअसल 23 मार्च को ट्रंप ने ईरान के इलेक्ट्रिसिटी इंफ्रास्ट्रक्चर पर 5 दिन तक हमले रोकने का ऐलान किया था। कहा था कि अमेरिकी और ईरानी अधिकारियों के बीच बातचीत हुई है, कंस्ट्रक्टिव बातचीत हुई है, जिसके बाद ये फैसला लिया गया है। हालांकि ईरान ने ट्रंप का ये बयान खारिज कर दिया, कहा कि कोई बात नहीं हुई है। लेकिन इस बीच अमेरिकी मीडिया संस्थान एक्सियस में एक रिपोर्ट छपी। बताया गया कि अमेरिकी और ईरानी अधिकारियों के बीच बातचीत हो रही है। मिस्र, तुर्की और पाकिस्तान मीडिएटर की भूमिका निभा रहे हैं। इस बीच और भी खबरें छपी। ब्रिटिश मीडिया संस्थान गार्जियन और न्यूज़ एजेंसी रॉयटर्स की रिपोर्ट बताती है कि इस हफ्ते ही इस्लामाबाद में एक बड़ी बैठक हो सकती है, जिसमें अमेरिका की ओर से वहां के उपराष्ट्रपति JD वैंस, ट्रंप के करीबी स्टीव विटकॉफ और ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर शामिल हो सकते हैं। हालांकि ईरान की ओर से इस बातचीत को लेकर के कोई उत्साह नहीं है, क्योंकि पिछली बार जब बातचीत चल रही थी और ईरान कई असंभव सी लग रही शर्तों को मानने के लिए तैयार हो गया था, ठीक उसी पल उसके ऊपर हमला कर दिया गया। इस्लामाबाद में संभावित बातचीत की खबरें तब छपी जब व्हाइट हाउस की ओर से एक कॉल की पुष्टि की गई, जो अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के बीच 22 मार्च को हुई। हालांकि व्हाइट हाउस की ओर से सिर्फ इस कॉल की ही पुष्टि की गई है। संभावित बातचीत और इसके लिए इस्लामाबाद को वेन्यू बनाना, इस बारे में कुछ भी व्हाइट हाउस की ओर से नहीं कहा गया है। द गार्जियन की रिपोर्ट बताती है कि ट्रंप और मुनीर के फ़ोन कॉल के बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेज़ेश्कियान के बीच 23 मार्च को बातचीत हुई, जिसमें युद्ध को ख़त्म करने और डिप्लोमेसी पर लौटने की सहमति बनी। बताया गया कि ईरानी संसद के स्पीकर मोहम्मद गालिबफ इस बातचीत में ईरान को लीड कर सकते हैं। हालांकि गालिबफ ने इन खबरों को फर्जी खबर, फेक न्यूज़ बताया है। ईरान की ओर से कहा गया कि उन्हें अमेरिकी नेताओं पर कोई भरोसा नहीं है। स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर पर तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि पिछली बातचीत को यही दोनों लीड कर रहे थे और बीच बातचीत ईरान पर हमला किया गया। इस बीच कहा यह भी जा रहा है कि ईरान के इस अविश्वास को देखते हुए सिर्फ JD वैंस ही अमेरिकी साइड को लीड कर सकते हैं। कुल जमा हिसाब, अगर पाकिस्तान की मध्यस्थता में ये बातचीत इस्लामाबाद में होती है तो ग्लोबल बिरादरी में पाकिस्तान को एक मान्यता मिलेगी, क्योंकि वो एक ऐसे संकट को सुलझाने का प्लेटफॉर्म बनता हुआ दिखेगा जिससे पूरी दुनिया हलकान है। और पाकिस्तान की ये छवि भारत के लिए ठीक नहीं होगी। ये पाकिस्तान के आतंक और अशांति के एक्सपोर्टर होने वाली छवि से अलग होगा। याद कीजिए कि कैसे ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत से अलग अलग सांसदों के दल विदेश गए थे, सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की कारस्तानियों को बतियाने, ये बताने कि पाकिस्तान आतंकवाद और अशांति का एक्सपोर्टर है। ऐसे में इसे अलग थलग किया जाना ज़रूरी है। हालांकि ये बात भी साफ है कि लोकतंत्र और मानवाधिकारों की बात करने वाले ट्रंप की कृपा दृष्टि मुनीर और शरीफ पर कुछ ज़्यादा ही रही है। जैसा गुरु वैसा चेला, नरक कुंड में ठेलम ठेला। इसीलिए ऑपरेशन सिंदूर के बाद हुए
कई लंचेस और मुलाकातों में इसकी बानगी भी आप देख रहे हैं। हालांकि यहाँ सवाल भारत की विदेश नीति पर भी है। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र, बुद्ध और गांधी के आदर्शों की बात करने वाला देश इस संकट में कोई अहम भूमिका क्यों नहीं निभा रहा? ये सवाल इसलिए भी अहम हो जाता है क्योंकि भारत की नज़र ग्लोबल साउथ की लीडरशिप पर भी है। ये सवाल भी पूछा जाना चाहिए कि क्या ईरान वाले मामले में भारत से कोई चूक तो नहीं हो गई? यदि हाँ, तो भारत की रणनीति अब क्या होनी चाहिए, पहले क्या होनी चाहिए थी? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि जंग से ठीक पहले प्रधानमंत्री मोदी की इजराइल यात्रा हुई थी। उनके वहाँ से लौटने के बाद ही हमले शुरू हो गए। फिर भारत में आयोजित नेवल एक्सरसाइज से अपने वतन लौट रहे ईरानी युद्धपोत आइरिस डैना पर अमेरिकी हमला हो गया। बार बार ये उम्मीद की जा रही थी कि भारत इस पर कुछ बोले, लेकिन भारत ने थोड़ा ठहर कर रिस्पॉन्स दिया और विक्रम मिस्री ईरानी दूतावास में कॉन्डोलेंस रजिस्टर पर दस्तखत करके चले आए। और अभी ये स्थिति है कि रोज़ाना इक्का दुक्का जहाज़ों के हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरने की, पास होने की खबर आती है। ऐसे में ये समझने की ज़रूरत है कि भारत एक मजबूत मध्यस्थ क्यों नहीं हो सका। इन गुत्थियों को सुलझा लेना चाहिए क्योंकि सब कुछ के केंद्र में हमारी विदेश नीति है और वो नैतिक मूल्य भी जो आज़ादी के बाद से भारतीय विदेश नीति का अभिन्न हिस्सा रहे हैं। बड़ी खबर में इतना ही, अब सुर्खियों की बारी। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाएं रिश्ते बनाएं। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। सुप्रीम कोर्ट से महिला सैन्य अधिकारियों के पक्ष में एक बड़ा फैसला आया है। जो महिला अधिकारी शॉर्ट सर्विस कमीशन यानी एसएससी के तहत आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में तैनात थीं और जिन्हें परमानेंट कमीशन नहीं मिला, उन्हें भी अब पेंशन का पूरा फायदा मिलेगा। सबसे बड़ी अदालत ने कहा कि एसएससी की अधिकारियों को परमानेंट कमीशन इसलिए नहीं मिला क्योंकि इसकी शर्तें मनमानी थीं। इस फैसले के लिए सुप्रीम कोर्ट को संविधान के अनुच्छेद 142 का इस्तेमाल करना पड़ा, जो कंप्लीट जस्टिस की बात करता है। कोर्ट ने कहा कि एसएससी महिला अधिकारियों की एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट्स यानी एसीआरस ऐसे तैयार की गई मानो ये मान लिया गया हो कि वो अपने करियर में आगे नहीं बढ़ेंगी और उन्हें कभी परमानेंट कमीशन मिलेगा ही नहीं। चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस उज्ज्वल भुइयां और जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह की बेंच ने कहा कि ऐसा माना जाएगा कि इन अधिकारियों के लिए पेंशन के लिए ज़रूरी 20 साल की सर्विस पूरी कर ली है, भले ही वो पहले रिटायर हो गई हों। विंग कमांडर सुचेता एडन और कई अन्य महिला अधिकारियों की ओर से दायर याचिकाओं पर यह फैसला आया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सभी अधिकारियों की पेंशन 1 नवंबर 2025 से कैलकुलेट की जाएगी। ये भी कहा कि सभी को फेयर चांस दिया जाना चाहिए और एसीआर ठीक से लिखी जानी चाहिए। अगली सुर्खी, हरीश राणा का दिल्ली के एम्स में आज देहांत हो गया। भारत में पैसिव यूथनेशिया यानी इच्छा मृत्यु पाने वाले वो पहले शख्स हैं। वे 13 साल से ज़्यादा समय से कोमा जैसी हालत में थे। हरीश 2013 में बिल्डिंग से गिरने के बाद घायल हो गए थे। इसके बाद से वो उठ नहीं पाए। उनके माता पिता ने सुप्रीम कोर्ट में उनको इच्छा मृत्यु देने के लिए याचिका दाखिल की थी। कोर्ट ने याचिका मंजूर कर ली, जिसके बाद हरीश राणा को दिल्ली एम्स के डॉक्टर BR अम्बेडकर इंस्टीट्यूट रोटरी कैंसर हॉस्पिटल की पैलिएटिव केयर यूनिट में शिफ्ट किया गया था। 15 मार्च से धीरे धीरे उनके लाइफ सपोर्ट सिस्टम हटाए गए। आज उनकी मृत्यु हो गई। और जाते जाते अब एक ज़रूरी सूचना ललन टॉप आपके लिए लेकर आया है। बेहद दिलचस्प सीरीज़ जिसका नाम है बिग बंग स्टोरी। इस सीरीज़ में होंगी बंगाल की वो 8 कहानियाँ जिन्होंने बंगाल को बंगाल बनाया, चाहे वो नक्सलबाड़ी का आंदोलन हो, कलकत्ता के दंगे हों, लेफ्ट का राइज हो या ममता बनर्जी के हाथों लेफ्ट का धराशायी होना। सारी 8 कहानियाँ हमने चुनी हैं। उन 8 कहानियों को विस्तार से बताएंगे। देखिएगा बिग बंग स्टोरी। हर बुधवार और शुक्रवार शाम 5 बजे उसके नए एपिसोड आपके सामने होंगे। तो आज का ललन टॉप शो यहीं तक। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया। शुभ रात्रि।